वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले सिंपल नोट्स के ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखो जो जो क्वेश्चंस आपने भेजे होंगे अच्छी तरह से चेक कर लेना, वो वाले क्वेश्चंस, कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आपने साथ ही मैसेज कर देना है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले सिंपल नोट्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जल्दी बेटा, शाबाश। अच्छा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 5। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है। देखो जरा, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ सिंपल नोट्स। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, सिर्फ हमें मियोसिस पूछी हुई है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मैक्रोस्पोर, 100 मैक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म एग। ठीक है, और अच्छा ये देखो सीधा इधर लिखा हुआ है कि एग बनने के लिए, सिंपली हम ऐसे भी ले सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म में एग बनने के लिए कितनी मियोटिक डिविजन्स चाहिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ध्यान से पुत्र, ध्यान से आपने हमेशा याद रखना है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म, उनमें एक एग बनने के लिए एक मियोसिस होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम भाई एक मियोसिस से तो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। देखो अब समझो, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये सबसे पहले एक सेल है। ठीक है, इस सेल का नाम होता है पुत्र मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ, MMC लिखा ना यहाँ पे। इट इज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है ना। तो मैंने आपको समझाया था, अगर मदर सेल है तो बेटा ये कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर, है ना। अच्छा, अब इस मदर सेल में डिवीजन हुई, ध्यान से देखना, मदर सेल में डिवीजन हुई। डिवीजन कौन सी है, मियोसिस। हमारे पास कितने डॉटर सेल बन गए, 4 बन गए। ठीक है, 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल बन गए, बने पुत्र 4 ही। ठीक है, बट चारों के चारों आगे एग नहीं बनाएंगे, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। याद रखना है हमेशा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक जो बचा ये है मैक्रोस्पोर, मतलब सबसे पहले क्या था, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, या मैक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो आप। वो मदर सेल में मियोसिस हुई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। ये चारों के चारों सेल जो बन रहे हैं, दीज आर द मैक्रोस्पोर्स। ठीक है, अच्छा तो इन मैक्रोस्पोर में से सारे फंक्शनल नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और जो फंक्शनल रहेगा उससे आगे बनेगा एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा एक एग। ठीक है, आप समझ आ गई, मतलब एक मियोसिस से कितने एग बन रहे हैं बेटा, देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ 1 एग, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 एग। क्लियर। तो देखो हमें क्या पूछा हुआ है कि 100 एग बनने के लिए कितनी मियोसिस चाहिए। अब ढूंढो आंसर जरा, क्या होना चाहिए, 100 एग बनने के लिए पुत्र कितनी मियोसिस चाहिए, 100 ही मियोसिस चाहिए। क्लियर सबको, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11 क्वेश्चन, ये भी 3-4 बच्चों का डाउट है, बट ये क्वेश्चन बेटा हमने पहले कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी है। एनेस्ट्रल माइटोसिस इज फाउंड इन, एनेस्ट्रल माइटोसिस, एनेस्ट्रल का मतलब होता है विदाउट एस्टर्स। जिनको नहीं पता है, जिनके डाउट्स हैं वो लिखो, विदाउट एस्टर। ठीक है, तो देखो विदाउट एस्टर मतलब सेंट्रियोल नहीं होगा तो एस्टर नहीं बनेंगे। एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा था, इस तरह से सेंट्रियोल पढ़ा होगा, और पुत्र सेंट्रियोल से इस तरह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, और ये माइक्रोटिब्यूल्स क्या हैं, दीज आर द टाइप ऑफ एस्टर्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में बनते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल, सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल। ठीक है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब एस्टर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में बनेंगे, एनिमल्स में बनेंगे, प्लांट्स में नहीं बनेंगे। प्लांट में पुत्र स्पिंडल बनते तो हैं, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ठीक है, बट उन स्पिंडल में एस्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्पिंडल कैसे होंगे, दीज आर द एनएस्ट्रल। कैसे होंगे,
एनएस्ट्रल बोल देते हैं इनको, इन प्लांट। ठीक है, क्लियर। देखो अब आंसर मिला, क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। जी पुत्र नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 17, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन आप लीव भी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट सेल डिवीजन, जनरली बेटा हमने सिर्फ 2 ही तरह की डिविजन्स करी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरली सिर्फ 2 ही तरह की डिविजन्स करी हुई हैं। एक पुत्र हमने करी है माइटोसिस, एक हमने करी है मियोसिस। अच्छा, एक और नाम है, वैसे तो इतनी डिटेल इसकी नहीं पूछी जाती है क्योंकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए माइटोसिस। ठीक है, बट देखो आपको पता होना चाहिए ए माइटोसिस क्या है। ए माइटोसिस होती है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, और ए माइटोसिस का मतलब होता है, ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन, विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या समझ आया कि व्हेन देयर इज डिवीजन इन द बैक्टीरिया, ठीक है, उस डिवीजन में स्पिंडल नहीं बनते हैं। वो जब डिवीजन होती है पुत्र तो स्पिंडल नहीं बनते हैं। क्लियर बेटा, इन बैक्टीरिया डिवीजन इज विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। क्लियर। अच्छा, तो देखो जरा बैक्टीरिया में डिवीजन कैसे होती है। ये मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, ध्यान दो फिर से, ये एक बैक्टीरियल सेल, पुत्र इधर, ये एक बैक्टीरियल सेल में ये है मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम याद होना चाहिए। अब आपको क्या था, हमने किया था पहले ये, और ये बीच में मैंने बना दिया जेनेटिक मटेरियल। जब ये डिवाइड करेगा तो किस तरह के कोई स्पिंडल नहीं बनेंगे, सीधा यहीं से डिवाइड कर जाएगा। इट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, बैक्टीरिया में जब ये डिवीजन शो करता है तो वो डिवीजन क्या होगी, सिर्फ फिजन हो जाएगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा। मतलब यही बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर बैक्टीरिया के पास अपना मेसोजोम होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, दैट इज नोन एज ए माइटोसिस। पुत्र जी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शाबाश। जिसका अभी भी कोई डाउट रह गया होगा वो मैसेज कर देना साथ ही। अच्छा, 18th क्वेश्चन देखो बेटा, इन व्हीट प्लांट, और सबसे पहले ध्यान दो, हमने यहीं पे चेक करना है कि ये प्लांट कौन सा है भाई। प्लांट में बड़े टाइप होते हैं बेटा, जब आप किंगडम प्लांटे पढ़ोगे तो उसकी क्लासिफिकेशन भी आएगी। तो क्लासिफिकेशन में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे आएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो जो व्हीट प्लांट है बेटा, व्हीट प्लांट इट इज अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एक एंजियोस्पर्म है। क्लियर। तो इन व्हीट प्लांट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 100 ग्रेन्स। अंडरलाइन कर लो, 100 ग्रेन्स मतलब फ्रूट्स बनने के लिए, 100 ग्रेन्स और 100 फ्रूट बनने के लिए कितनी मियोटिक डिवीजन होगी। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया पुत्र, सब अपनी बुक्स की तरफ ध्यान दो। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एग बनाए, तो 100 एग बनने के लिए कितनी डिविजन्स हुई थी, 100 डिविजन्स हुई थी। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो हमें क्या पूछा हुआ है कि व्हीट प्लांट में पुत्र कितने ग्रेन्स बनेंगे। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्रेन्स। कितने ग्रेन्स बनेंगे, 100 ग्रेन्स बनेंगे, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा 100 ग्रेन मतलब 100 फ्रूट। ठीक है, सीड बनने के लिए। तो देखो जरा 100 सीड किससे बनेंगे, सीड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एग भी चाहिए। जैसे एक सीड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एग चाहिए, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और एक हमें क्या चाहिए, मेल गैमीट चाहिए। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे देन देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक है, कितने सीड्स बनाने हैं हमने, 100 सीड बनाने हैं। मतलब 100 सीड बनाने के लिए हमें एग कितने चाहिए पुत्र, 100 चाहिए। और 100 मेल गैमीट बनाने में हमें कितने, 100 सीड बनाने में कितने मेल गैमीट चाहिए, 100 ही चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको करवाया कि एक मियोसिस से, अब देखो आपकी काम की चीज है, एक मियोसिस से बेटा कितने एग बनेंगे, एक एग बनेगा। तो पुत्र 100 मियोसिस से कितने बनेंगे, 100 मियोसिस से कितने बनेंगे, 100 एग बनेंगे। क्लियर, ये तो क्लियर। अब ध्यान दो, मेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए, या मेल गैमीट नहीं तो यहाँ पे आपने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, जितना आपको समझ आता है ना अभी तक, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे बनेंगे पोलन ग्रेन, मेल गैमीट मैंने कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, पोलन ग्रेन। तो देखो जरा
एक मियोसिस से एक पोलन ग्रेन नहीं बनता है, एक मियोसिस से पुत्र 4 पोलन ग्रेन ही बनेंगे, ठीक है। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो ऐसा नहीं होता कि 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है, नहीं, ठीक है। एक मियोसिस से 4 ही पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ठीक है। एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा बनाओ, तो 100 मियोसिस से तो बहुत बन जाएंगे, हमें चाहिए 100 पोलन ग्रेन, ठीक है, 100 पोलन ग्रेन। तो पुत्र 100 पोलन ग्रेन कितनी मियोसिस से बनेंगे, जल्दी से आंसर दो फटाफट। 100 पोलन ग्रेन कितनी मियोसिस से बन जाएंगे, वेरी गुड बेटा, दैट इज 25। कितने, 25, शाबाश, ठीक है। 25 चौके 100 ना, 25 मियोसिस होके कितने पोलन ग्रेन बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे। तो देखो कितनी मियोसिस हुई टोटल, 100 मियोसिस यहाँ होगी, 25 यहाँ होगी, टोटल कितनी होगी, 100 + 25 125। देखो चेक करो जरा, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर है। 125 डिविजन्स, 125 मियोसिस, 125 मियोसिस। अच्छा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। नेक्स्ट किसी ने क्वेश्चन नंबर 23 भी भेजा हुआ है, 2 बच्चों ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 23, शाबाश। देखिए, हाँ इजी है वैसे क्वेश्चन नंबर 23 चेक करो बेटा अपनी बुक्स। इन मेटाफेज 1, पहले तो मेटाफेज 1 बना लो, किस तरह से कैसे ये क्रोमोसोम्स पड़े होंगे मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में ये पड़े हैं बेटा क्रोमोसोम्स, हाँ जी, ये देखो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स पे। एक क्रोमोसोम में 1 इज कंप्लीटली मैटरनल और दूसरा हमारे पास बन गया था रिकॉम्बिनेंट। वैसे इससे को लेना देना नहीं है, बट क्योंकि आपने ये कर रखा है तो ये मैं आपको जस्ट याद दिला रही हूँ, ठीक है। देखो जरा, रिकॉम्बिनेंट्स भी बना दिए मैंने, और ये पूरा रह गया पैटर्नल। लिखने के लिए लिख भी देते हैं, दिस इज मैटरनल, कंप्लीट मैटरनल, ठीक है। दीज आर रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, एंड दिस इज पैटर्नल, ठीक है जी, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इन मेटाफेज 1 फ्रॉम ईच सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम, देखो ये क्रोमोसोम है, फ्रॉम ईच सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर, ये दूसरा सेंट्रोमियर ऑफ ए क्रोमोसोम का देखो, चलो एक क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम, ए अंडरलाइन कर लो, एक क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है। हाउ मेनी क्रोमोसोमल फाइबर, या फिर ट्रैक्टाइल फाइबर्स, या फिर स्पिंडल फाइबर्स, हाउ मेनी क्रोमोसोमल फाइबर अराइज टुवर्ड द पोल, अराइज टुवर्ड्स द पोल। देखो जरा कितने फाइबर अराइज हो रहे हैं, क्योंकि पुत्र एक क्रोमोसोम पूछा हुआ है, तो एक क्रोमोसोम मतलब यही देखेंगे हम, तो एक क्रोमोसोम से एक पोल की तरफ कितने फाइबर अराइज हो रहे हैं, ओनली 1, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है, क्लियर। पेयर नहीं पूछा हुआ, एक क्रोमोसोम पूछा हुआ है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत सारों का डाउट है, देखो जरा, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, ये खुद भी करो बेटा क्वेश्चन एक बार। हाउ मेनी टाइम्स अ सेल हैज टू डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 128 सेल्स। और कुछ नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। कहते हैं माइटोटिक डिविजन्स कितनी होंगी एक सेल में, कितने सेल्स बनने के लिए, 128 सेल्स बनने के लिए, ठीक है। तो माइटोसिस से हमारे पास कितने डॉटर सेल बनते हैं, एक सेल था, उससे कितने बने 2, 2 से कितने बने 4, 4 से कितने बने 8, 8 से कितने बने 16, 16 से कितने बने 32, 32 से कितने बने 64, 64 से आगे कितने बनेंगे 128। हमने क्या देखना, कितनी डिविजन्स हैं पुत्र, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल कितनी डिविजन्स होंगी, 7 डिविजन्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी वेरी सिंपल, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन के साथ नहीं, तो ऐसे बायो वाले ऐसे सिंपल ही कर सकते हैं बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं आती हमें। अच्छा आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर
25 हो गया। हाँ जी 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ऑलमोस्ट सबका डाउट। ठीक है, देखो कितने सारे मैसेज हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 30 देखो अब पुत्र, ये एक बार हमने क्लास में डिस्कस भी करा था। जिस टाइम पे मैं आपको सेल साइकिल समझा रही थी, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सीधा आंसर निकाल भी लिया था। बट स्टिल देखो जरा, हाँ जी, एन एग सेल, पहले तो यही चेक कर लो ना बेटा, एग है, एक एग सेल है। एग मतलब ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ गैमीट। एग सेल हैज 5 pg ऑफ डीएनए, मतलब इस गैमीट में डीएनए का अमाउंट है। ठीक है, इस गैमीट में डीएनए का अमाउंट कितना है? डीएनए का अमाउंट चेक करना है बेटा हमने। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर नहीं पूछा है, डीएनए अमाउंट पूछा है। कितना दिया हुआ है डीएनए अमाउंट? इट इज 5 pg। pg का मतलब है पिकोग्राम, पिकोग्राम। ठीक है, एन एग सेल हैज 5 pg ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 5 पिकोग्राम डीएनए पड़ा हुआ है। हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन दिस एनिमल? तो कहते अगर इस गैमीट में इतने हैं तो हमने ढूंढने एनिमल के अंदर कितना डीएनए पड़ा हुआ है। बट एक पर्टिकुलर फेज पूछ लिया बेटा हमें, एट द एंड ऑफ G2 फेज, एट द एंड ऑफ G2 फेज माइटोसिस। ठीक है, चेक करो आप, देखो गैमीट है। ठीक है, गैमीट में डीएनए का अमाउंट कितना है? 5 pg। ठीक है, अच्छा तो इस, क्योंकि ये तो गैमीट है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल के अंदर, इंडिविजुअल या जो एनिमल है, चलो इस एनिमल के अंदर, एनिमल खुद कैसा होगा बेटा? इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे तो अमाउंट डबल ही होगा ना। ठीक है, डबल अमाउंट होगा, तो अमाउंट कितना होगा इस एनिमल के अंदर? एनिमल के सेल के अंदर अमाउंट पड़ा होगा 10 pg। लग गया पता? ठीक है, ये तो एग में है ना बेटा। ठीक है, और कुछ नहीं, आप कैसे करो इसको। चलो मियोसिस तो आपको पता है, यहाँ पे माइटोसिस लिख दिया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि गैमीट बनाया हुआ है तो मियोसिस होगी। ठीक है, तो देखो हमने जब गैमीट शो करा तो गैमीट में ऐसे थे, सिंगल सिंगल क्रोमेटिड, है ना। तो ये अमाउंट कितना है? 5 pg। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पीछे वापिस आते जाओ, वापिस आते जाओ। 5 pg, अब इससे पीछे कितना था? ये 10 pg। ठीक है, ये कब हुआ? जब मियोसिस 1 खत्म हुई। ये गैमीट है। ठीक है, वापिस मुड़ के आ रहे हैं, गैमीट से पीछे आ गए हम, मियोसिस 1 में आ गए। मियोसिस 1 में कितना था? ये 2 क्रोमेटिड्स थे ना, तो कितना बन गया? 10 pg बन गया। ठीक है, और अब देखो, अब हमने किस में देखना है? G2 फेज में देखना है, सेल साइकिल स्टार्ट होने से पहले। तो वो कितना होगा? वो होगा 20 pg। क्रोमेटिड्स यहाँ पे 2 ही होंगी, बट अमाउंट कितना होगा? 20 pg। देखो क्लियर? ठीक है, फिर देखो जरा एक बार, यहां से भी देख लो। एनिमल क्योंकि डिप्लॉयड है तो कितना होगा? 10 pg। ठीक है, मतलब जब इस सेल ने डिवीजन में एंटर होना है तब इसके अंदर डीएनए का अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? 10 pg पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये डिवीजन में एंटर हो गया, डिवीजन में सबसे पहले आ गई G1 फेज, तब भी ये कितना रह गया पुत्र? 10 ही रह गया। उसके बाद आई एस फेज, एस फेज में ये कितना हो जाएगा बेटा? इट इज 20। उसके बाद क्या आई? G2 फेज, और G2 फेज में कितना होगा? इट इज 20 pg। कितना होगा? 20। एक बार अच्छी तरह से चेक करो जरा, ये क्वेश्चन हम सबका क्लियर? 20 pg। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ जी 30 हो गया। 30 बहुत बच्चों का डाउट था। अच्छा आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ नहीं, थोड़ा सा ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। ये देखो, इफ बाई सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद दूसरी, इफ बाई सक्सेसिव डिवीजन ऑफ बैक्टीरियम एवरी मिनट, हर 1 मिनट में डिवीजन हो रही है एक बैक्टीरिया के अंदर, मतलब एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है बेटा, उस बैक्टीरिया में हर 30 मिनट्स में, हर 30 मिनट्स में डिवीजन हो रही है। कितने बैक्टीरिया बन रहे हैं? 2 बैक्टीरिया बन जा रहे हैं। कितने बैक्टीरिया बन रहे हैं? 2 बैक्टीरिया बन जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्लियर? अब कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। इफ बाई सक्सेसिव डिवीजन ऑफ बैक्टीरियम एवरी मिनट, हर मिनट डिवीजन हो रही है बैक्टीरिया के अंदर,
अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप इन 1 आवर। देखो अंडरलाइन करो 1 आवर। एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, वो भर गई बेटा। कितने देर में भरी? 1 घंटे में भरी। 1 आवर में मतलब 60 मिनट्स में भर गई। चलो ठीक है, 60 मिनट्स में ये पूरी टेस्ट ट्यूब भर गई। ठीक है, किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। अब वैसे तो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतनी सी टेस्ट ट्यूब में ना बेटा मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आ सकते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो देखो मैंने ले लिया, मान लो 60 मिनट में ये जो टेस्ट ट्यूब भरी ना 1 घंटे में, ठीक है, मान लो इसके अंदर 100 बैक्टीरिया है, मान लो, सिर्फ है नहीं 100, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 100 बैक्टीरिया है। हमने क्या बोला कि हर एक बैक्टीरिया 30 मिनट में, नहीं सॉरी 30 मिनट नहीं बेटा, 1 मिनट, सॉरी, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में 2 बन जा रहे हैं। एक बैक्टीरिया पुत्र 1 मिनट में कितने बन जा रहे हैं? 2 बन जा रहे हैं, मतलब नंबर कैसा हो रहा है? डबल। ठीक है, तो जरा 100 का हाफ ले लो, कितना हुआ? 50। ठीक है, 100 का हाफ ले लो, कितना हुआ? 50। ठीक है, और ये कितने टाइम में हुई? मतलब 50 से 100 कितने टाइम में बने होंगे? 1 मिनट में बने होंगे सिर्फ। ठीक है, क्लियर बेटा, है ना? अब समझो जरा, 1 घंटे में 1 आवर में बेटा ये जो टेस्ट ट्यूब है ये पूरी भर रही है, मान लो कितने बैक्टीरिया के साथ? 100 बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, तो कहते आधी कब भरेगी? देन लोअर हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम? जो आधी टेस्ट ट्यूब है वो कितने टाइम में भर जाएगी? कितने में बेटा? जब फुल 100 में हो रही है, इससे आधा कितना था? 50। मतलब आधी टेस्ट ट्यूब में कितने बैक्टीरिया हैं? 50 हैं, है ना? तो वो कितने मिनट में भर रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला? 50 से 100 सिर्फ 1 मिनट में हुए, है ना? तो 100 बनने के लिए कितने मिनट्स लगे थे? 60 मिनट्स लगे थे। 1 मिनट कम कर लो, दैट इज 59 मिनट्स। चेक करो बेटा, 59 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 35, नहीं 34 भी है, 34 हो गया, ठीक है 34 हो गया। उसके बाद 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ कॉल्चिसिन, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 35, कॉल्चिसिन पुत्र एक केमिकल है। कॉल्चिसिन इज अ टाइप ऑफ केमिकल, ठीक है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता, मतलब स्पिंडल नहीं बनने देता है। बस माइक्रोट्यूब्यूल्स तो पड़े होंगे, अरेंज होंगे, मतलब एक सेल के अंदर पड़े ही हैं, बस उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस फॉर्म में, स्पिंडल की फॉर्म में अरेंज नहीं होने देता। कौन? कॉल्चिसिन। उसके साथ और भी हैं देखो केमिकल्स, कॉल्चिसिन, ग्रेनोसन एंड विनब्लास्टिन इनहिबिट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ये रोकते हैं। ब्रिंग पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी की पहले डेफिनेशन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, +2 में भी काम आएगी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। मैं समझाती हूं, पहले लिख लो डेफिनेशन, मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो सिर्फ मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे। कॉल्चिसिन क्या करता है? हमने बोला ये पॉलीप्लॉइडी को प्रमोट करता है, पॉलीप्लॉइडी को प्रमोट करता है, हैविंग मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा अब ये जो कॉल्चिसिन है ये मैंने आपको बता दिया कैसे पॉलीप्लॉइडी को प्रमोट करेगा, बाय इनहिबिटिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन को ये रोकेगा। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो देखो जैसे मान लो कोई डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल था, है ना, हमने कॉल्चिसिन अप्लाई किया, कॉल्चिसिन ने वहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने दी, तो मतलब गैमेट्स नहीं बने, डिवीजन नहीं हो पाई, वो फिर भी कितने रह गए? 2n ही रह गए। दूसरा जो कोई डिप्लॉइड था वो कैसा बन गया? मान लो हैप्लॉइड बन गया। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जब आपस में मिल जाएंगे तो नंबर कैसा आ जाएगा? 3n आ जाएगा। इसको हमने क्या बोल दिया? पॉलीप्लॉइडी, हैविंग मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, चलो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। प्लॉइडी लेवल बढ़ गया बेटा, यहाँ पे कितना हो गया? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर पुत्र ये आपने नहीं करना हो, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल है, ये हम +2 में जेनेटिक्स में करेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी को प्रमोट करता है। कैसे पॉलीप्लॉइडी को प्रमोट करेगा? बाय इनहिबिटिंग स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है एक सेल के अंदर। ठीक है, जब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी
तो क्रोमोसोम उसके ऊपर अरेंज नहीं हो पाएंगे, क्रोमोसोम अरेंज नहीं हो पाएंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कैसे करेगा? ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 35। पहले बेटा यहां तक चेक करो, शाबाश, जल्दी क्वेश्चन नंबर 35 तक। क्वेश्चन नंबर 35, शाबाश। हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 भी है। अच्छा, किसी का डाउट? एक ही बच्चे का डाउट है ये तो, पर चलो कोई बात नहीं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 36 देखो, बाकी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है ये क्वेश्चन वो चेक करो जरा, हमारा आंसर ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म हैज 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनिज्म में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 22 pairs of chromosome. Cell at the end of meiosis 1 will have 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। अच्छा, तो जब मियोसिस 1 खत्म हो जाएगी, मियोसिस 1 खत्म हो जाएगी तो क्या पूछा है? सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 विल हैव कितने क्रोमोसोम है? आगे ऑप्शंस दिए हैं, 11 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम। मियोसिस 1 है ना बेटा, पहले 22 पेयर हैं तो ये तो बाइवेलेंट हुए, ठीक है। 22 पेयर मतलब एक्चुअल में क्रोमोसोम कितने हुए? डबल कर लो, 44 क्रोमोसोम हुए। तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22 क्रोमोसोम। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, 47 हाँ 47 बहुत बच्चों का डाउट है फिर से, 15 के बच्चों का डाउट है ये। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47 क्या था? हाँ, कैलकुलेशन दिखी बेटा आपको और आप घबरा जाते हो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47, हाँ जी। स्टार्टिंग विद द बैक्टीरियम दैट डिवाइड वंस इन हाफ आवर, how many bacteria are formed after 24 hour of growth? Starting with the bacterium, पुत्र एक बैक्टीरिया है, that divide once in half hour, मतलब एक बार वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में? 30 मिनट्स में। मीन्स एक बैक्टीरिया से पुत्र 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, कितने टाइम में बन रहे हैं? 30 मिनट्स में बन रहे हैं। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, कितने टाइम पीरियड में? 30 मिनट्स में बन रहे हैं। हमें क्या पूछा हुआ है कि भाई कितने बैक्टीरिया बनेंगे आफ्टर 24 आवर्स? 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा, तो निकालो जरा, 1 घंटे में कितनी डिविजन्स हो रही हैं? 2 डिविजन्स हो रही हैं। हाँ जी, देखो 1 घंटे में 2 डिविजन्स हो रही हैं, है ना। 30 मिनट्स में 1 हुई तो 1 घंटे में 2 ही हुई, तो 24 घंटे में कितनी होगी? 24 दूना 48, है ना, 48 डिविजन्स, ठीक है। तो इन्होंने सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा कि 2, अगर 1 से 2 बन रहे हैं तो 48 घंटे, 24 घंटे बाद कितने बन जाएंगे, है ना, 48 डिविजन्स के बाद। वो नहीं लिखा, सीधा ही लिख दिया 2⁴48। हाँ जी, देखो क्लियर। अच्छा, उसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन बीच में है, फिर से बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 52 चेक करो। हाँ जी, 52 क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, नंबर ऑफ बाइवेलेंट, पुत्र जी ये देखो, ये है बाइवेलेंट, है ना। मियोसिस 1, नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस आर 10। बाइवेलेंट का नंबर दिया है 10, इसका मतलब क्रोमोसोम खुद कितने हैं? 20 हैं। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन एनाफेज 2? एनाफेज 2 में बेटा कितनी मियोसिस हो, नहीं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस एट ईच पोल। हाँ सच, ठीक है। देखो बाइवेलेंट कितने? 10 है। ये कब है? इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस मतलब मियोसिस 1 की बात हो रही है, कितने बाइवेलेंट पड़े हुए हैं?
10 बाइवेलेंट पड़े हैं। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन एनाफेज 2? एनाफेज 2 में बेटा कितने क्रोमोसोम्स पड़े होंगे ऑफ मियोसिस एट ईच पोल, हर पोल पे कितने क्रोमोसोम होंगे? तो देखो जरा, ये है प्रोफेज 1 में, जब मियोसिस खत्म हुई, मतलब मियोसिस 1 खत्म हुई, तो हमारे पास 2 सेल हैं, दोनों सेल के अंदर इस तरह से सिंगल सिंगल ऐसे पड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर ये एंटर हो गया इनटू द मियोसिस 2। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, है ना। तो एनाफेज 2 में देखो जरा, एनाफेज 2 में क्या होगा, एक पोल पे एक क्रोमेटिड और दूसरे पोल पे दूसरी क्रोमेटिड ऐसे पड़े होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन एनाफेज 2? वो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ, ठीक है। पहले कितने थे, क्रोमोसोम नंबर पहले कितना था, 10 बाइवेलेंट हैं, तो क्रोमोसोम टोटल कितने थे, 20, ठीक है। उसके बाद जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, कितना रह गया, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, तो ये वाले कितने होंगे, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। क्रोमोसोम नंबर तो पहले ही हाफ हो गया ना बेटा। जो मियोसिस 2 है वो तो डीएनए का अमाउंट हाफ करने के लिए हो रही है सिर्फ, तो डीएनए का अमाउंट नहीं पूछा हुआ है हमें, क्रोमोसोम नंबर पूछा हुआ है। बाइवेलेंट के साथ पुत्र आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम्स, 10 बाइवेलेंट मतलब 20 क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 में सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब मैंने समझाया था बेटा आपको कि बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो गैमेट्स बनाएंगे और सोमैटिक सेल जो गैमेट्स नहीं बनाते हैं, वो भी क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर। तो सोमैटिक सेल के साथ आप 2n नंबर लिख सकते हो यहाँ पे। सोमैटिक सेल डिवाइडिंग माइटोटिकली अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, सॉरी, सोमैटिक सेल, पुत्र कोई सोमैटिक सेल है, क्वेश्चन नंबर 55 फ्रॉम योर नोट्स, है ना। एक सोमैटिक सेल है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, डिवाइड माइटोटिकली, मतलब उसमें क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। इट अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस तो होगी, मतलब इसी सेल में पहले मान लो ये डिप्लॉयड था, कैरियोकाइनेसिस होगी मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, बट फेल टू अंडरगो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हो पा रही है। द रिजल्टेंट विल हैव, इसके पास क्या होगा, 1 डिप्लॉयड न्यूक्लियस, 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस या 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस। पुत्र ये तो दोनों ही डिप्लॉयड है न्यूक्लियस, है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 देखो बेटा, 60, फिर कैलकुलेशन, फिर आप लोग घबरा गए। देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स, अंडरलाइन करो क्रोमोसोम ग्रुप्स। पुत्र क्वेश्चन नंबर 60, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स at each equatorial plate at metaphase 1 of a plant having 2n is equal to 60। मेटाफेज 1 में कितनी इक्वेटोरियल प्लेट्स बनी पड़ी हैं, 2 बनी पड़ी हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयड नंबर हमें गिवन है, डिप्लॉयड नंबर कितना है, 60। तो डिप्लॉयड नंबर के साथ ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 30 या हैप्लॉयड ऐसे कुछ होगा। डिप्लॉयड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल है ये, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 60 है, ठीक है। डिप्लॉयड नंबर है कितना है, 60 दिया हुआ है बेटा। यहाँ पे मतलब 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनी हुई हैं और उन 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट ईच इक्वेटोरियल प्लेट। हर एक इक्वेटोरियल प्लेट पे कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो देखो 30 ऊपर 30 नीचे, है ना, एक का बताना है, कितना आ गया 30, ये पूरा एक ग्रुप ये वाला हुआ ना बेटा, ये एक ग्रुप ये वाला हुआ, 2 ग्रुप हो गए टोटल। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 64, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 64 चेक करो, फिर कैलकुलेशन ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 64 बेटा, अ बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट्स
मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, कितने टाइम में बन रहे हैं? 35 मिनट्स में बन रहे हैं। ठीक है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 105 सेल्स पर ग्राम इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, एक कल्चर है, ठीक है, जिसके अंदर 105 सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, पर ml, ठीक है, पर ml 105 सेल्स पड़े हुए हैं, है ना, उनको हमने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया कितने टाइम के लिए बेटा? 175 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो देखो 175 मिनट्स मतलब कितनी डिविजन्स? 175 मिनट्स, एक डिवीजन हो रही है 35 मिनट में, तो 175 में कितनी होंगी? 5 डिविजन्स होंगी, टोटल 5 डिविजन्स है। इतना तो कर लोगे ना? ठीक है, मतलब टोटल कितनी डिविजन्स हो रही हैं? जो 105 सेल्स लिए हुए हैं हमने, 105 सेल्स लिए हुए हैं, उन 105 सेल्स में टोटल कितनी डिविजन्स हो रही हैं? 5 डिविजन्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना तो फिर आगे बड़ा टफ पड़ जाएगा 5 डिविजन्स के साथ। तो हम सीधा ही क्या करेंगे, हम एक सिंपल बैक्टीरिया की 5 डिविजन्स करवाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 1 2 3 4, 16 से कितने हुए? 32, 32 बने। 5 डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना है 105 के साथ। 32 मल्टीप्लाई बाई 105 सेल्स। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाई 105 सेल्स। क्लियर बेटा? चेक करो एक बार ये क्वेश्चन फिर से। एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है 35 मिनट्स में। ठीक है, एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगा 35 मिनट्स में बेटा, है ना। हमें टाइम पीरियड आगे दिया हुआ है 175 मिनट दिए हुए हैं, 175 मिनट्स। हमने पहले निकालना है कि 175 मिनट्स में कितने डिविजन्स होंगी? 5 डिविजन्स होंगी। ठीक है, तो इसके साथ कैलकुलेशन करने बैठेंगे बहुत लंबा चला जाएगा। सीधा ही हमने कर लिया कि एक बैक्टीरिया की जब 5 डिविजन्स हो जाएंगी, हमारे पास 32 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो 32 बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 105 सेल्स के साथ, वो इसका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 64। हाँ जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65 भी है, किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 65 बेटा, व्हेन साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग is complete all along the chromosome, the cell has entered a stage that is called as, पुत्र साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होगी? क्वेश्चन नंबर 65 साइनेप्सिस होगी, देखो स्टेजेस के नाम पहले याद करो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। लैप्टोटीन जाइगोटीन में जाके पेयरिंग होगी, दैट इज साइनेप्सिस। ठीक है, लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन और उसके बाद क्या आ गया? पैकेटीन। ठीक है, तो पैकेटीन स्टेज आएगी आफ्टर द पेयरिंग, और पैकेटीन में क्या होगा? देयर इज क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस पैकेटीन में नहीं होती है बेटा, साइनेप्सिस इससे पिछले वाली स्टेज में हो जाती है जिसका नाम है जाइगोटीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 65 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 74, हाँ जी 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी combinations of chromosomes are possible in gametes? How many combinations of chromosomes are possible in gametes formed from a diploid cell having 10 chromosome? एक डिप्लॉइड सेल है, उस डिप्लॉइड सेल के पास कितने क्रोमोसोम पड़े हुए हैं? मतलब डिप्लॉइड नंबर कितना है पुत्र? 10 है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 10 है ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, इन द गैमेट। डिप्लॉइड नंबर 10 है। ठीक है पुत्र, गैमेट में कितने होंगे? डिप्लॉइड नंबर 10 है, गैमेट में कितने होंगे? हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, दैट इज 5। क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 5। लग गया पता? ठीक है, तो हमारे पास जो गैमेट्स पड़े होंगे उनमें कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि डबल सेट था ना, तो 2 रेज़ टू पावर 5 ऐसे थे हमारे पास डबल सेट। ये सिंगल सेट 1, ठीक है, 2-2 का ग्रुप बन गया ना, इसलिए हमने क्या ले लिया? 2 रेज़ टू पावर 5। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम आर पॉसिबल इन गैमेट्स? कितनी तरह के गैमेट्स बनेंगे? 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, और उन गैमेट्स में
दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, उन गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स पड़े होंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, दैट इज 5। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ऐसे भी ले सकते हो इसको ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ऐसे मान लो मैंने ये 4 गैमेट्स बना दिए, ठीक है, तो इसमें ये वाला पेरेंटल होगा, मतलब मैटरनल है ना, ये वाला पैटर्नल होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ये वाले होंगे, और दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स, अगर कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ले लेना, ऐसे याद रख लेना कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और वो क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा टोटल, हाफ। ठीक है, या सीधा ही नीचे कोई लाइन नहीं देखनी बेटा आपने, सीधा ही देखो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर पॉसिबल। ठीक है, कितने क्रोमोसोम से पूछा हुआ है, 10 क्रोमोसोम से पूछा हुआ है, तो 10 क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड सेट है, कॉम्बिनेशन में कितना होगा, 5। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया होगा ना तो बताना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन देखो, 83 एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस क्वेश्चन नंबर 83, at what phase of meiosis are 2 nuclei or cell each with sister chromatids align at the spindle equator? स्पिंडल इक्वेटर तो किस में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में ही बनेगा। आगे हमने ये देखना है कि हमें मेटाफेज 1 पूछी हुई है या मेटाफेज 2 पूछी हुई है। तो एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस आर देयर 2 न्यूक्लियाई और सेल, ठीक है, 2 cell और 2 nuclei each with sister chromatids, each with the sister chromatids align at spindle equator, each with the sister chromatid, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मेटाफेज 2 की बात हो रही है। एक क्रोमोसोम इक्वेटर पे मेटाफेज 2 में आता है सिर्फ, है ना, मेटाफेज 1 में तो इक्वेटर पे कितने क्रोमोसोम आएंगे, 2 क्रोमोसोम आएंगे, मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वेटोरियल प्लेट। At what phase of meiosis are there 2 nuclei or cell each with 2 nuclei or cell each with the sister chromatid, मतलब 2 cells हैं या 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो वो 2 cells और 2 न्यूक्लियस मियोसिस 1 के बाद की बात हो रही है, मतलब कौन सी स्टेज चली है, मियोसिस 2 स्टेज चली है, जिसमें ईच विद द सिस्टर क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम के पास क्या पड़ी हुई है, सिस्टर क्रोमेटिड्स पड़ी हुई हैं, है ना। तो दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स पुत्र, देखो चेक करो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 डन बेटा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 84 भी है। 84 में आपकी एनसीईआरटी में ये वर्ड आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, कांग्रेशन। ठीक है, वैसे आपने सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर ऑफ स्पिंडल अपरेटस, मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम जब इक्वेटर पे आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कांग्रेशन, इसको हम बोलते हैं कांग्रेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, 84, क्वेश्चन नंबर 92 भी है किसी का क्वेश्चन एक भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, 96 एंड 98 एंड 101 देखो, 92 देखो पहले, which one of the following combinations of chromosome number, that is N, and DNA content, that is C, is true of the diplotin stage of mammalian oocyte? सबसे पहले सेल उठाओ, कौन सा सेल है, इट इज मैमिलियन oocyte है, oocyte पुत्र, oocyte कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, oocyte क्लियर। Which one of the following combinations of chromosome number N, क्रोमोसोम नंबर कितना है, N है,
ठीक है, शो करा हुआ है ना, वो तो हमें पता ही है, बताना ही है। और साथ में क्या शो करना है, डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट शो करना है, ठीक है। स्टेज भी पूछी हुई है, स्टेज कौन सी हमने बतानी है, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज, मींस अभी तक क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ है। डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा और डीएनए कंटेंट कितना होगा एक मैमिलियन ओवोसाइट के अंदर, ये हमने बताना है, ठीक है। तो डिप्लोटीन स्टेज कहाँ आती है, ये आती है मियोसिस में। मियोसिस में भी मियोसिस 1 में ही आ जाती है, दैट इज इन द प्रोफेज 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेल था विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, वो डिवीजन में एंटर कर रहा है। सबसे पहले वो अपने आप को तैयार करेगा, तो फेजेस आएंगी G1 फेज, ठीक है। डीएनए का अमाउंट यहाँ पे कितना रहेगा, वो साइट है ना 2n ही रहेगा, ठीक है। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, और साथ में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड रहेगा। डीएनए का अमाउंट यहाँ पे पड़ा होगा इधर 1C 2C, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा 2C, G2 में कितना हो जाएगा 2n डिप्लॉयड नंबर, और डीएनए का अमाउंट होगा बेटा 4C, ठीक है, 4C हो गया। अच्छा उसके बाद G2 में आ गया ना, सीधा S में स्किप कर दिया मैंने, है ना, G2 में 2n एंड 4C। उसके बाद ये एंटर कर रहा है मियोसिस में। तो मियोसिस की इस पर्टिकुलर स्टेज में फिर से प्रोफेज 1 सिर्फ, है ना, एनाफेज में नहीं एंटर करे। चलो हम एनाफेज भी आगे शो कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रोफेज 1 में कितना रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 2n, डीएनए का अमाउंट 4C, और एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, दैट इज n, और डीएनए का अमाउंट, डीएनए का अमाउंट यहाँ पे 4C है तो इधर आ जाएगा 2C, ठीक है। ये भी दोनों एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें पूछा हुआ है प्रोफेज 1 ऑफ मैमिलियन ओवोसाइट, तो ये आंसर होना चाहिए। आंसर आपको होना चाहिए बी, देखो चेक करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96 बेटा। इन अ कल्चर ऑफ ई कोलाई द सेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 96 है ये, 95 नहीं है 96 है। इन अ कल्चर ऑफ ई कोलाई सेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, ई कोलाई बैक्टीरिया एक, है ना, 1.5 इंटू 10⁶ सेल्स पर ml, ठीक है। 2 पहले इतना था, कितना बन गया 12 इंटू 10⁶ सेल्स पर ml, इतना बन गया। कितने टाइम पीरियड में, सिर्फ 30 मिनट्स में। हमें क्या बताना है, जनरेशन टाइम बताना है, अच्छा कि कितने टाइम पीरियड में ये डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 1.5 सीधा ही ले लेंगे, 1.5 से 12 बन रहे हैं 36 मिनट्स में, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे डिवीज़न हुई होगी, एक 1.5 से पहले कितने बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से कितने बनेंगे 6, ये तो सीधा ही है, और 6 से बन गए 12, ठीक है। 1.5 से 3 एक जनरेशन टाइम पीरियड में, 3 से आगे बनेंगे 6, डबल नंबर हो गया, 6 से बन जाएंगे 12। हमें कितने दिए हुए हैं 36 मिनट्स, है ना, कितनी हुई 1 2 3 जनरेशन हुई, मतलब मतलब कितनी 12 मिनट्स, 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट्स, और हमारे पास बन गए 12 सेल्स। देखो चेक करो। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 101, हाँ ये बहुत बच्चों का डाउट है, और ये क्वेश्चन ना बेटा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। देखो, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, स्टॉल्ड का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। अच्छी तरह से ही कर लेते हैं ये क्वेश्चन आज। देखो कोई सेल है बेटा, उस सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप कर दी, स्टॉल्ड मतलब रुक गई उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। फॉक, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रही थी, स्टेजेस हम शो कर देते हैं। दिस इज द G1 S एंड G2, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रही थी, इट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है जी। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है मेनली, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड हुआ, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन रुक गई तो कौन सा चेक पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है।
है ना। तो चेक पॉइंट मैंने आपको नहीं करवाए थे, ठीक है। अब देखो अच्छी तरह से समझो पुत्र, ये जो हमने एक सेल साइकिल करी थी ना, इस सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। ये तो बहुत ज़रूरी है। एक सेल ने आगे डिवाइड करना है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जो ये चेक करते हैं कि डिवीजन चल तो रही है टाइमली कि नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं है कहीं पे डिवीजन स्टॉप हो गई है। उनको हम बोलते हैं चेक पॉइंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल नहीं, 2 चेक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक चेक पॉइंट यहाँ पे होता है, इसका नाम है G1S, ठीक है। और एक चेक पॉइंट होता है G2 के बाद, इधर G2 और M के बीच में, इसको हम बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। मतलब एक चेक पॉइंट इधर है और एक चेक पॉइंट इधर है, ठीक है, क्लियर। हम क्या कह रहे हैं कि एक सेल ने DNA रेप्लिकेशन स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड हुआ होगा, मेनली कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड हुआ, ठीक है। तो G2 तो बड़े दूर चलेगी बेटा, हम सिर्फ कौन सा स्टेज लेंगे, G1S लेंगे। तो मोस्टली यही क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में आपका यही आंसर बनना चाहिए, बट बहुत सारी बुक्स में आंसर आपका दिया होता है G2M चेक पॉइंट। अब वो भी सुन लो वो कैसे दिया होता है, हमने कौन सा आंसर लेना है मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, G2M क्यों लिया, क्योंकि एक सेल ने डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सेल ने अगर डिवाइड नहीं करना है तो वो G1 से बाहर निकल जाएगा, G0 में चला जाएगा। अगर उसने डिवीजन करना स्टार्ट कर दी है ना, तो वो किस में एंटर हो जाएगा, S में एंटर हो जाएगा। S में अब वो DNA रेप्लिकेशन करेगा, अपने आप को फुली प्रिपेयर करेगा, बाकी जो प्रोटीन्स वगैरह बचे थे उनको भी सिंथेसाइज करेगा, फिर जाके वो कौन सी डिवीजन करेगा, माइटोसिस या मियोसिस, जो भी उसने करनी है उसमें एंटर वो हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं एक सेल है, ठीक है, उसने DNA रेप्लिकेशन स्टॉप कर दिया है। DNA रेप्लिकेशन फॉर्क एक वर्ड यहाँ पे यूज करा हुआ है, ये आपको +2 में पता चलेगा कि जब DNA रेप्लिकेट होता है तो इस तरह से एक फॉर्क लाइक वाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, मतलब मेनली एक्टिवेटेड। इसका मतलब DNA रेप्लिकेशन हो गई, अब वो DNA रेप्लिकेशन खत्म हो गई है, ठीक है, रुक गई है। उसके बाद अब उसने कौन सी डिवीजन करनी है स्टार्ट, उसने मेन माइटोसिस या मियोसिस स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले एक चेक पॉइंट आया होगा जो ये एंश्योर कर रहा है, ध्यान दो, उससे पहले एक्चुअल डिवीजन से पहले एक चेक पॉइंट आया पुत्र जो ये एंश्योर करेगा कि भाई जो DNA रेप्लिकेशन हुई पड़ी, अब वो DNA रेप्लिकेशन ठीक है कि नहीं। कोई ऐसी जगह तो नहीं आई जहां पे DNA प्रॉपरली रेप्लिकेट ना हो पाया हो, ठीक है। ये रेप्लिकेशन का मतलब तो आपको समझ आता है ना, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, रेप्लिकेट होके इस तरह से एक और क्रोमेटिड बन जाती है ना। तो ये एंश्योर करेगा ये वाला पॉइंट कि ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये सेम ऐसा ही क्रोमोसोम है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस क्रोमोसोम के अंदर। इसलिए आपको आंसर लेना है G2M ओनली, ठीक है, G2M। फिलहाल यही आंसर हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, बट यही वाला आंसर अभी के लिए आप लो। इफ देयर इज एनी चेंज इन दिस क्वेश्चन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर किस तरह का कोई चेंज या इस डिस्क्रिप्शन में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अदरवाइज आपने आंसर लेना है G2M। इफ इट इज गिवन इन योर बुक सी ऑप्शन बेटा, वैसे तो आई थिंक आपकी न्यू बुक्स हैं उसमें D ही आंसर होना चाहिए, G2M। अगर किसी की बुक में C आंसर दिया हुआ है तो वो D कर लो, G2M, ठीक है जी। तो ये बेटा आपकी सिर्फ अभी तो नोट्स वाली बुक के क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। आपके NCERT एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको एक वीडियो आ जाएगी कल तक, कल परसों वो वीडियो आएगी आपको, ठीक है। NCERT एक्सट्रैक्ट की वीडियो आएगी, या देखती हूँ कल तक मैं डलवा देती हूँ आपको वीडियो, ठीक है। उससे आप NCERT एक्सट्रैक्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ। और कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स, क्लियर। तो पुत्र क्लास मिस ना करें आप, ठीक है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ओके। थैंक यू बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा देन यू कैन मैसेज, यू कैन आस्क। बाय बेटा।